So I'm officially recording this time the CGL 2022 Tier 1 paper of the 1st December 2022. So let's start. So सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे है कि x लेट मी टेक द पेंसिल यस। तो पहला सवाल है कि x नहीं मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करना है और प्लस को मल्टीप्लाई में और 3 और 9 को भी चेंज करना है। तो करते हैं। सबसे पहला लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई को चेंज कर लिए प्लस में, फिर 9, फिर 9 को 3 में चेंज करना है। तो रुकिए 7 प्लस 3 माइनस 8 डिवाइड 2 प्लस प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और 3 को 9 में। तो अब बनाते हैं। 8 डिवाइड 2 हो गया 4, 9 4 जा 36 और 36 माइनस में और 10 प्लस में, यानी 36 माइनस में और 10 प्लस में तो हो गया -26। तो -26 एक ही ऑप्शन में है तो यही सही हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हाँ एक सेकंड, थोड़ा सा सेटअप को और अच्छे से अरेंज कर लिया जाए। तो दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल क्या है, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में बी ई बी ई बिहोल्ड को क्या लिखा जाता है? लिखा जाता है BTH, नहीं सॉरी यार, इरेजर ही हो ना तुम? हाँ भाई मीडियम इरेजर, स्ट्रोक इरेजर। हाँ तो BDEHLO। तो अगर हम देखें पोजीशन को तो ये पोजीशन सेम है और ये पोजीशन सेम है, तो उसी हिसाब से COURSE कोर्स का भी हम फर्स्ट पोजीशन सेम रखेंगे और ये वाला पोजीशन सेकेंड लास्ट पोजीशन सेम रखेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड लास्ट पोजीशन इसमें और इसमें सेम है। अब इस दोनों में देखेंगे कि पोजीशन में डिफरेंस किसका है। एस से पहले आर आया है, तो यहाँ देखेंगे कि ये थर्ड नंबर वाला फोर्थ पे आता है, तो थर्ड नंबर वाला फोर्थ पे आएगा। तो यहाँ जिसमें यू है, नहीं नहीं थर्ड नंबर वाला नहीं, PHOH, ये कैसे हो सकता है? अगेन से फिर से बनाते हैं। सेकेंड नंबर वाला थर्ड पे, थर्ड वाला फोर्थ पे और ओ जो है सबसे लास्ट में। तो आर हो गया यहाँ पे सबसे लास्ट में। शुरू से बनाते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है। चलिए आ जाओ भाई इरेजर, सब क्लियर हो जाओ, क्लियर हो जाओ। फिर से शुरू करते हैं शुरू से। क्या है BEHOLD, इसको क्या लिखा है? BDEHLO। तो ये वाला थर्ड वाला यहाँ चला गया और फोर्थ वाला लास्ट में चला गया, थर्ड वाला यहाँ और फर्स्ट वाला सेम और ये वाला सेकंड वाला थर्ड में। तो अगर हम कोर्स में भी ऐसा ही करें COURSE, तो इसमें क्या करें, सी को सेम सेकंड वाला थर्ड में यानी ओ थर्ड में, थर्ड वाला किसमें, फोर्थ में यानी यू फोर्थ में, और फिर क्या है एस, तो CEO, और फिर क्या है डी जो है यानी सबसे लास्ट वाला सेकंड में यानी ई सेकंड में, CEOUS दिया है। कुछ तो गड़बड़ है। चलिए फिर से थर्ड ट्राई, थर्ड ट्राई ये होगा। अब आया इसकी बातों को समझ में, ये गलती कहाँ हो रहा था।
ये जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाया है, पहले सी, फिर ई, फिर ओ, फिर आर, फिर एस, फिर यू। तो उसी तरह हम लोगों को भी कोर्स को भी करना था। सी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद 15 नंबर पे ओ, इस तरह से चलना था। तो अब आप समझ गए होंगे क्या प्रॉब्लम था। थर्ड नंबर में आते हैं। लाइब्रेरी बुक से रिलेटेड है तो म्यूजियम में क्या मिलेगा? आर्टिफैक्ट्स मिलेगा, ये तो साफ दिख रहा है। क्योंकि म्यूजियम में बिल्डिंग तो नहीं मिल सकता, पीपल नहीं मिल सकता, गैलरी नहीं मिल सकता। फिर फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर पे कि 382 से 322, फिर 272, फिर 232, फिर 202। तो अगर यहाँ देखिए 20 का एडिशन, फिर 40 का, अ, नहीं 30 का एडिशन, +30, +40, +50, +60। तो यहाँ पर क्या कितना का एडिशन करेंगे, मतलब सब्सट्रैक्शन करेंगे 20 का। तो जब 20 घटाएंगे तो 182 आ जाएगा। 202 में जब आप 20 घटा दीजिएगा तो 182 आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस वाले ऑप्शन में क्या करना है, सेम ऐसा फिगर मैच करना है। तो अगर हम फर्स्ट वाला में देखें तो ये तो ठीक है, ऐसे है। फिर जो है, अरे यार क्यों ऐसे हो रहे है, तू क्या परेशान कर रहा है बल्क को। तो इसको ये ऐसे है, फिर ये भी ठीक है। पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, वो चीज हमें यहाँ, why is this crashing man? Let me see what the technical glitch is. What happened man? क्यों रूठ गए आप? हाँ ठीक तो थे, तो आप रूठ क्यों गए? Was a little technical glitch boss, but don't worry, we will manage it. तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर थे। हाँ, तो आते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो है ना, वो यहाँ पे नहीं है, तो सेकंड नंबर में है, तो इसीलिए सेकंड नंबर ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इस क्वेश्चन में क्या करना है, कौन से साइन, मैथमेटिकल साइन को दे के बैलेंस करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहले डिवाइड को हमेशा चेक कीजिए। तो फर्स्ट में अगर ये माइनस रखेंगे तो ठीक है, सेकेंड नंबर पे डिवाइड आ रहा है। तो 4 जो है कभी 156 से डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन में आ जाएगा। थर्ड सेकंड नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं होगा। सेकंड नंबर में देखिए अगर कि यहाँ पे देना है 13 से 156 को डिवाइड डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 12 बार में कटेगा। तो सेकंड नंबर का चांसेस है, तो चेक किया जाए। 21 गुना 4 प्लस 156 डिवाइड 13 -11 = 83। अगर इसको करके देखेंगे तो ये हो गया 12, और ये हो गया 21 चौके 84 प्लस 12 -11। 12 -11 कितना हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 85। तो ये नहीं होगा। थर्ड नंबर को जब रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा 21 गुना 4 डिवाइड -4 माइनस 156 डिवाइड 13 प्लस 11। तो जब इसको करेंगे तो ये हो गया 12, और ये हो जाएगा 84 माइनस 12 प्लस 11, जो कि हो जाएगा 83 के बराबर। तो यही थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पी जी, अगर हम इसका नंबरिंग करें, ऐसे मेरा मोटा बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसको और पतला किया जाए। तो पी आपका आएगा कितना नंबर पे, पी आएगा आपका 16 नंबर पे, जी आएगा 7 नंबर पे, एक्स आएगा 24 पे, और ओ आएगा 15 पे। तो अगर 16 4 16, 26 में कितना कम है, 16 से 7 जाने में कितना लगेगा, 7। अगर 16 में कितना जोड़ दे, 4 जोड़ दे तो 20 हो जाएगा। फिर जो है 6 जोड़ दें तो 26 हो जाएगा। फिर 7 जोड़ दें, यानी अगर टोटल 17 जोड़ेंगे तो 7 पे आ जाएंगे हम। फिर अगर इसमें 17 जोड़ेंगे तो 24 पे आ जाएंगे। फिर 17 जोड़ेंगे तो 15 पे आ जाएंगे। और अगर फिर 17 जोड़ देते हैं, यानी 15 में अगर 17 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 की 2 और 3 32। यानी 32 में अगर जब 26 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 2 6, यानी 6 नंबर पे क्या है, एफ।
तो इस हिसाब से F वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि 3:14 ठीक है। 3 पे पावर अगर 3 कर दे प्लस प्लस 1 पे पावर 3 कर दें तो कितना हो जाएगा? 3 पे पावर 3 27 प्लस 1 पे पावर 3 1 यानी 28 और अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 14। सेम वाला इस पे भी अप्लाई होगा। 4 पे पावर 3 64 प्लस 2 पे पावर 3 8 और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको कर दीजिए 32 और प्लस 4 36। अब सेम यही सारा सब पे लगा के देखना होगा। 8 पे पावर 4 करेंगे तो 8 पे पावर 64 और गुना 8 512 जहाँ तक याद है। 8 को 32 की 2 बाकी रहा 3 48 अड़ता हाँ 512 500 512 प्लस 8 यानी 520 और 520 तो इस साफ दिख रहा है इतना नहीं होगा। 125 और 64 125 और 64 यानी 9 9 है तो उसका डिवाइड जब करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा तो ई भी गलत। फिर इसमें देखिए 7 का 343 और 3 का 9 9 3 12 की 2 हाँ ये इसमें चांसेस है पर 343 का आधा कभी 40 नहीं हो सकता है तो यही आंसर सही होगा। 8 का हो जाएगा 512 प्लस 8 हो जाएगा 520 520 का आधा 260 आंसर। आगे बढ़ाते हैं। बोल रहे कौन सा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। तो डायरेक्ट है 12 प्लस 24 गुना 4 डिवाइड 2 इक्वल टू 60। अगर करके देखें तो पहले वाला ऑप्शन सही हो गया। 4 डिवाइड 2 क्या हो गया 2 24 गुना 2 48 प्लस 12 यानी 60। तो पहले वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें से ऑड है तो हम इसको सिंपल देखिए H 8 पे है तो इससे कम 2 ई 6 पे है। फिर देखिए 18 तो ई 16 ई कितना है 12 तो जे 10 तो ई हो गया 21 तो ई कितना होना चाहिए 19 होना चाहिए पर है कितना 23 तो यही ऑड है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि फोन जो है टॉक से रिलेटेड है तो टेलीविजन किससे रिलेटेड होगा? फोन से क्या हो सकता है बात किया जा सकता है तो टेलीविजन का एक पार्ट है रिमोट ना कि टेलीविजन से रिमोट हो सकता है। टेलीविजन को देखा जा सकता है ये सही होगा। टेलीविजन पे रीड और चैनल ये नहीं हो सकता। अब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा क्यूब फॉर्म हो सकता है इनमें से। अगर ऑप्शंस को देखें तो ये सारा ऑप्शन दिया है तो हम पहले देख लेते हैं कौन किसके अपोजिट है। तो हमेशा ये वाला थर्ड के अपोजिट होगा और ये वाला इसके होगा और ये वाला इसके। तो 6 का अपोजिट हो गया हमारा 6 का अपोजिट हो गया हमारा क्या इसको भी क्लियर कर ले थोड़ा अच्छे से। 6 का अपोजिट हो गया हमारा 2 3 का अपोजिट हो गया 4 और 1 का अपोजिट हो गया 5 तो 2 3 5 2 3 5 तो ये फॉर्म हो सकता है। दूसरा 1 4 5 1 4 5 यानी तीसरा वाला तो आया ही नहीं तो ये फॉर्म नहीं हो सकता है। फिर इसमें देखें ये वाला 2 6 5 2 6 5 तो इसमें दूसरा वाला नहीं आया तो ये भी नहीं हो सकता। 1 6 5 यानी 1 और 5 आ गया और 6 यहाँ का आ गया तो फिर दूसरा वाला नहीं आया तो ये भी नहीं हो सकता। तो ओनली ए जो कि एक सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। इसमें मिरर इमेज पूछ रहा है तो अगर मिरर इमेज देखें तो शुरुआत यहाँ बी से हुआ है और लास्ट एम पे खत्म हुआ है। तो यहाँ देखिए बी से शुरुआत हुआ एम पे खत्म हुआ सिर्फ यही और बाकी किसी में नहीं है। बी से शुरू हुआ एल पे खत्म हो गया 1 पे खत्म हो गया और एल पे खत्म हो गया तो यही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दे रहा है इसका पोजीशन को अगर हम देखें रेक्टेंगल का पोजीशन को तो पहले नीचे गया फिर किधर गया लेफ्ट साइड गया। पहले नीचे आया फिर लेफ्ट साइड गया तो यानी अब अप साइड जाएगा। इस तरह से मूव कर रहा है अगर देखा जाए ऐसे ऐसे तो अब अप साइड में जाएगा तो यहाँ पे रेक्टेंगल होगा। यहाँ पे रेक्टेंगल पहला में है और तीसरा में है। अब देखिए ये 3 ट्रायंगल अप साइड में फर्स्ट पे है थर्ड पे है तो सेकंड पे होगा जो सेम फिगर और वही फोर्थ पे भी होगा। तो इस हिसाब से यही ऑप्शन सही होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑल कार्ड और बॉक्सेस तो सारा जो कार्ड है वो क्या है बॉक्स है। ऑल बॉक्सेस आर टॉर्च और सारा जो बॉक्स है
वो टॉर्च है। ऑल टॉर्चेज आर सू, और सारा जो टॉर्च है वो क्या है? सू है। अब कंक्लूजन देखते हैं। ऑल सू और टॉर्चेज, सारा सू जो है टॉर्च है? नहीं, सारा सू तो टॉर्च नहीं है, क्योंकि बॉक्स और कार्ड भी है। मतलब सारा सू में ये वाला हिस्सा तो सिर्फ सू है ना, तो पहला कंक्लूजन गलत। दूसरा, ऑल टॉर्चेज आर बॉक्स, सारा टॉर्च जो है बॉक्स है? नहीं, क्योंकि बॉक्स इसके अंदर आ रहा है, ये भी गलत। ऑल बॉक्सेस आर कार्ड, क्या सारा बॉक्स कार्ड है? नहीं, सेम, तीनों तो सेम ही, ये भी नहीं होगा। ऑल कार्ड आर सू, और सारा कार्ड जो है वो सू है? हाँ, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है, तो कंक्लूजन सिर्फ 4 होगा। फॉलो। आगे बढ़ते हैं। फ्रक्टस को 108 लिखा जाता है, स्प्रिंटर को 119, तो मैस्कुलिन को क्या लिखा जाएगा? तो पहले लिख लेते हैं, FRUCTUS। फ्रक्टस को F6R18U21C3 T20U21 और S19। तो अगर इसको हम जोड़ दें तो 8 1 9, 9 दूनी 18, 19 20 21, 22 6 28 की 8, बाकी रहा 2, 2 4 6 8 और 10। तो साफ दिख रहा है कि इसके ऐड होने पे हो रहा है। तो मैस्कुलिन का M का 13, A का 1 14, S का 19, C का 3, U का 21, L का 12, I का 9, N का 14 और E का 5। तो जोड़ लेते हैं। 3 1 4 9 4, 13 3 16, 1 17, 18 19 और 9 28, 4 28 4 कितना हो गया? 32 5 37, यानी लास्ट में 7 सिर्फ इसी में है, तो यही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? ऑल डब्लू आर एस, सारा जो डब्लू है वो एस है, तो डब्लू जो है सारा वो एस है। डाल दिए एस में डब्लू को। नो डी इज डब्लू, और कोई भी जो डी है वो डब्लू नहीं है, तो डी जो है वो डब्लू नहीं है। अब कंक्लूजन बोल रहा है, सम एस आर डब्लू, कुछ एस जो है, कुछ एस जो है डब्लू है। हाँ, क्योंकि एस देखिए इतना बड़ा है और उसमें से कुछ एस जो है वो डब्लू है, तो पहला कंक्लूजन सही हो गया। दूसरा, ऑल एस आर डी, सारा जो एस है वो डी है। सारा एस क्या डी है? नहीं, एस और डी तो काफी दूर दूर है, नहीं है। नो डब्ल्यू इज डी, और कोई भी डब्ल्यू जो है वो डी नहीं है, तो ठीक है, डी और डब्ल्यू भी दूर दूर है, तो ये कंक्लूजन सही। और बोथ 1 and 3 फॉलोज। आगे बढ़ते हैं। अ सीरीज गिवन विद अ मिसिंग टर्म, देखिए मिसिंग टर्म दिया है, एम में कितना जोड़े जो डी आ जाए? तो एम है 13 नंबर पे, 13 में 13 और जोड़ दीजिए और प्लस 4 और जोड़ दीजिए, डी आ गया। यानी 13 4 17 जोड़े तो डी आ गया। फिर 17 जोड़ के देखते हैं यू आता है क्या? 17 और 4 21, हाँ यू आ गया। फिर एक बार इसमें 17 जोड़ के देख लेते हैं, तो 21 में 17 जोड़ेंगे तो 8 और 3 38 में अगर 26 घटा है, कितने घटा है? 26 घटा है, तो 8 में 6 गया 2 और 3 में 2 गया 1, 12, 12 नंबर पे एल, यानी सही है, 17 जोड़ने वाला स्टेप सही है। तो एल में 17 जोड़ देते हैं, एल कितना है? 12 है, और 17 जोड़ देंगे, 7 2 9, 2 1 1 1 2, 29, यानी 29 यानी 26 और 3, यानी 3 नंबर पे कौन है हमारा? सी। अगर सेकेंड नंबर पे सी किस में है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। आगे बढ़ते हैं। इस वाले फिगर के लिए देखेंगे कि क्या है तरीका। इस क्वेश्चन को स्किप ही कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। आगे बढ़ते हैं। तो 19 जो है, 19 के जगह पे क्या लिखा गया है? 19 का रेशियो 324, जो कि है 18 का स्क्वायर। 25 में भी 24 का स्क्वायर, तो 9 में 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 5वें नंबर पे कौन आएगा, और 5 ही है, तो यानी आखिरी नंबर पे कौन सा आएगा? तो सबसे पहला नंबर पे तो यही आ जाएगा, क्योंकि ई है। फिर सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा। फिर थर्ड फोर्थ, अब देखते हैं, ये आर, ये थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा क्योंकि सी है यहाँ पहले। फिर ई आर,
4th नंबर पे और ये 5 नंबर पे। तो आंसर ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 20 6 और 4, 24 7 और 5। 20 6 7 24 7 5 इसका क्या होगा? 20 6 7 24 6 5 का होगा 6 और 4, 6 चौके 36 माइनस 4 चौक 16। अगर 36 में 16 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 20। हाँ, उसी तरह इसमें करते हैं। 7 से 49 में 25 घटा देंगे तो आ गया 24। उसी तरह अब इसमें भी चेक करेंगे। 9 9 जा 81 में अगर 16 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 और 6 65। आंसर पहला सही। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्या बोल रहा है? ठीक है, सिर्फ आपको सिंबल के साथ ही ये वर्ड याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। ए जो है ये वाला सिंबल है परसेंटेज वाला, तो यानी ए फादर है बी का। ए जो है फादर है किसका? बी का। आगे बढ़ते हैं। बी जो है क्या है? एंड वाला सिंबल एंड, यानी बी हस्बैंड है किसका? सी का। तो सी ऑब्वियसली फीमेल हो जाएगी। अब सी जो है क्या है? फादर है, नहीं, सिस्टर है डी का, क्योंकि हैज का मतलब सिस्टर है। तो सी जो है सिस्टर किसका है? डी का। और आगे फिर क्या पूछ रहा है? डी जो है डॉटर है ई का, तो डी जो है डॉटर है किसका? ई का। तो ई यहाँ पे आ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बी इज रिलेटेड टू ई। बी और ई में क्या रिलेशन है? तो बी क्या हो गया? सन इन लॉ हो गया, क्योंकि जो ई का ई, ये दोनों अगर सिस्टर है तो ई जो है इनके भी पेरेंट हुए और इनके पेरेंट, और इनकी वाइफ के हस्बैंड मतलब इनके डॉटर के जो हस्बैंड होंगे तो वो सन इन लॉ ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है ना कि ए, वही बात है, मल्टीप्लाई का मीन्स है ब्रदर, माइनस का मीन्स है सिस्टर, और प्लस का मीन्स क्या होता है? प्लस का यहाँ दिया है फादर। तो फिर कौन सा पूछ रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन शो करता है कि पी जो है पैटर्नल आंट है आर का? तो पी पैटर्नल आंट है आर का, तो पहला वाला अगर देखें तो आपको दिख रहा है कि ब्रदर और सिस्टर यानी माइनस और इनटू, यानी सेम ही जनरेशन में रह जाएगा। और आंट है तो एक जनरेशन ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे जो इक्वेशन में किसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है? प्लस का। तो प्लस का इन्वॉल्वमेंट इसमें है और इसमें है और इसमें है। तो अब सेकेंड नंबर अगर चेक करते हैं, सेकेंड नंबर रिलेशन क्रिएट करते हैं, पी जो है क्या हो जाएगा? माइनस है, पी जो है सिस्टर हो जाएगा किसका? क्यू का। और क्यू जो है क्या हो जाएगा? प्लस है, यानी प्लस का मतलब क्या दिया है? फादर। यानी क्यू जो है फादर हो जाएगा किसका? आर का। अब पूछ रहा है कि पी जो है पैटर्नल आंट, पापा और उनकी बहन, वही होते हैं पैटर्नल आंट, जो कि सही है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर पे सिलेक्ट द ऑड, इसमें से ऑड सिलेक्ट करना है। 7 300, देखिए 6 का जो क्यूब है 216, अगर उसमें 10 घटाते हैं तो 206 हो जाएगा। 5 का जो क्यूब है, 5 का जो क्यूब है आपका 125, उसमें अगर 10 घटा दे तो 115 हो जाएगा। 6 का क्यूब 64, इसमें 10 घटा दे तो 54 हो जाएगा। पर 343 का क्यूब में अगर 10 घटाएंगे तो 300 क्या होगा? 33 होगा, जो कि है यहाँ 31। तो ये गलत हो गया, यानी यही ऑड है। आगे बढ़ते हैं। अब जीके का बात किया जाए, उससे पहले मैथ का बात कर लिया जाए क्या? चलिए, जैसे जैसे दिया है उसी का बात ही किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। जीके में आ जाते हैं। बोला जा रहा है कि ब्लैक स्टिक कौन किस में यूज़ किया जाता है टर्म? तो ब्लैक स्टिक टर्म हॉकी में यूज़ किया जाता है। और हॉकी में और भी सारा टर्म यूज़ किया जाता है, हम जिसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हॉकी में और सारा टर्म यूज़ किया जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन यूज़ किया जाता है। फिर थर्ड पार्टी ऑब्स्ट्रक्शन भी यूज़ किया जाता है। एडवांसिंग भी यूज़ किया जाता है। फिर हॉकी स्टिक इंटरफेरेंस भी यूज़ किया जाता है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। अंडर कटिंग भी यूज़ किया जाता है। ये सारा टर्म कौन से गेम में यूज़ किया जाता है? हॉकी खेलने के टाइम। कौन कौन सा हॉकी के खेलने टाइम? ऑब्स्ट्रक्शन, एडवांसिंग और अंडर कटिंग।
ये और स्टिक्स भी यूज किया जाता है, तो स्टिक्स से तो समझ में आ रहा है हॉकी से ही होगा। तो हॉकी में ब्लैक स्टिक टर्म का यूज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इन पंजाब इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ। खालसा पंथ के, हाँ, कमेमोरेट करने के लिए कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल पंजाब में, तो वो है बैसाखी। बैसाखी वही सेलिब्रे क्या बोलते हैं, फेस्टिवल है जो कि फसल के कटने पे, हार्वेस्ट ऑफ द फेस्टिवल, हार्वेस्ट वी, स्पेलिंग भी गलत लिख रहे हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी इसको कहा जाता है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ पंजाब, जो कि फसल के कटने पे इस पर्व को मनाया जाता है। और बैसाखी आल्सो, एक तो मेन ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, और दूसरा क्या है ना, खालसा पंथ जो गुरु गोविंद सिंह है उसको कॉमेमोरेट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। लोहरी भी जो फेस्टिवल है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ही है पंजाब का। होला मोहल्ला जिसको होला भी बोलते हैं, ये भी पंजाब का फेस्टिवल है, जो 3 दिन लंबा फेस्टिवल होता है सिख का 3 डे लॉन्ग फेस्टिवल, 3 डे लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ सिख सिख कम्युनिटी। फिर तीज जो है भी पंजाब का फेस्टिवल, पंजाब में इसको स्पेशली काजरी तीज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज द थीम डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे। तो हम लोगों को पता है कि फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे जो हुआ वो हुआ 2015 में। इसका क्या थीम था, और वैसे योगा डे कब मनाया जाता है, तो सबसे पहला सवाल यही है कि योगा डे जो है हम लोग मनाते हैं कब, योगा डे मनाते हैं 14th, नहीं 14th नहीं, 21 जून को, 21 जून को एवरी ईयर हम लोग क्या मनाते हैं, योगा डे। और 2015 का जो थीम था वो था योगा फॉर पीस एंड हार्मोनी, योगा फॉर पीस एंड हार्मोनी। 2016 का थीम था हमारा जो कि सेकेंड योगा डे था, तो ये आपका दिया हुआ है योगा फॉर अचीवमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 17 का था योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हेल्थ, HEALTH। 18 का था योगा फॉर पीस। 19 का था आपका योगा फॉर हार्ट, योगा फॉर हार्ट। और 20 का आपका क्या था, योगा फॉर होम विद फैमिली, योगा फॉर होम एंड योगा विद फैमिली, योगा विद फैमिली। ये था आपका 20 का। 21 का था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये सारा आपका हो गया योगा का। और योगा डे कब मनाते हैं, 21 जून को। अब दूसरा फॉर्मूला, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्विक लाइम का फॉर्मूला। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। फिर दूसरा है CO2 जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इम्पोर्टेंट गैस है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। CaCO3, CaCO3 किसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। और CaOH2 बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, हाइड्रोक्साइड को। और इसको स्लेक्ड लाइम भी बोला जाता है, स्लेक्ड लाइम। तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंट गैस है, CO कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम। तो CaO क्विक लाइम और CaOH2
सिलेक्ट लाइन। आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट ऑफ वर्क डन का यूनिट हमको पता है क्या होता है, जूल होता है। वाट किसका होता है, वाट होता है पावर का, जो घर में बिजली आती है। और डेसिबल किसका होता है, साउंड का होता है। और एम्पियर किसका होता है, करंट का होता है। तो ये हमको पता होना चाहिए। कौन से जगह पे क्या है, पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, तो विजयवाड़ा में नहीं है, बाकी नौरोडा में है, तारापुर में है और रावत भाटा में है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है कि कोल का यूज होता है, नहीं थर्मल पावर प्लांट में, पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम प्लूटोनियम का यूज होता है। थर्मल पावर प्लांट में गैस रिलीज होता है, पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई गैस रिलीज नहीं होता है। और और भी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ कहाँ है, एक बार और भी मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम बता दिया जाए आपको। एक तो नरोडा हो गया, दूसरा हो गया रावत भाटा हो गया, तीसरा हो गया तारापुर हो गया, दूसरा एक और होगा ककर सॉरी ककरापर, ककरापर न्यूक्लियर प्लांट। फिर है एक काइगा न्यूक्लियर प्लांट। फिर है एक कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये सारा है, ककरापर, कुंडलकुलम और कैगा, ये सारा न्यूक्लियर पावर प्लांट और भी है इंडिया में। रामकृष्ण मिशन स्टार्टेड किसके लिए किया गया था, तो सेल्वेशन के लिए किया गया था। और रामकृष्ण मिशन क्या था, एक हिंदू रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन था जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला। और क्या था, रामकृष्ण मिशन मूवमेंट था वेदांत का। और द मिशन इज नेम्ड आफ्टर एंड इंस्पायर्ड बाय द इंडियन सेंट रामकृष्ण परमहंस। तो इसका जो नाम रखा गया इस मिशन का रामकृष्ण, वो किसके नाम पे रखा गया, रामकृष्ण मिशन राम कृष्ण परमहंस के नाम पे। जो कि कौन थे, रामकृष्ण परमहंस थे गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद। और द मिशन बेस इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कर्म योग। और इस मिशन में क्या था, कर्म योग का प्रिंसिपल सिखाया गया, कर्म योग का प्रिंसिपल। और भी देख लीजिए, द मोटो ऑफ द मिशन इज फॉर वंस ओन सॉल्वेशन एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, आत्मनो मोक्षात्रम जगत हित्या चा। ये था मतलब उसका टैगलाइन। अब स्वामी विवेकानंद का बात आया है तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा, स्वामी विवेकानंद कौन थे। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। फिर क्या थे, नरेंद्र नाथ दत्त जो है पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स जो कि हेल्ड हुआ, जो कि हुआ कब, शिकागो में 1893 में, वहां पर से फेमस हो गए स्पीच से। और और तो कुछ खास नहीं है, और आगे बताया जाएगा। वैसे इज माई रोल मॉडल, इज माई मॉडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 2 अक्टूबर को। क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्मदिन है इसलिए। महात्मा गांधी बर्थडे, बर्थडे। कौन थे विजयनगर, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी स्टेबलाइज द किंग ऑफ विजयनगर, विजयनगर के किंगडम को कौन स्टेबलाइज किए थे, तो वो थे संगम डायनेस्टी, जो कि विजयनगर के किंगडम को स्टेबलाइज किए थे। संगम डायनेस्टी का देखिए अगर पीरियड का बात किया जाए कब से कब तक रहा, तो 1336 से लेके 1485 तक रहा संगम डायनेस्टी के। और इसके जो फाउंडर थे संगम डायनेस्टी के, वो थे हरिहर, हरा और बुक्का। अब जो संगम डायनेस्टी के जो सबसे मेन जो राजा रहे, मोस्ट फेमस राजा, वो रहे देवराय टू।
मोस्ट फेमस रूलर थे संगम डायनेस्टी के। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा तौलवा डायनेस्टी का। तो तौलवा डायनेस्टी कब से कब तक रहा? 1505 से लेके 1570 तक। इसके जो मेन राजा थे वो थे कृष्ण देव राय। ये थे तौलवा डायनेस्टी के मेन राजा। पर इसके फाउंडर जो थे, इसके फाउंडर थे वीर नरसिम्हा। नरसिम्हा। फिर अब बात कर लेते हैं कौन सा डायनेस्टी? सोलवा डायनेस्टी। SAULVA, सोलवा डायनेस्टी। सोलवा डायनेस्टी के बारे में क्या है कि इसके जो फाउंडर थे सोलवा नरसिम्हा थे। सिम्हा। और इनका पीरियड रहा 1485 से लेके 1505 तक। और इनके बाय द एंडिंग ऑफ संगम डायनेस्टी सोलवा नरसिम्हा। तो संगम के खत्म होने के बाद कौन सा आया? सोलवा। सोलवा के बाद आया तौलवा, और तौलवा के बाद आया अराविदु। अराविदु डायनेस्टी कब से कब तक रहा? 1570 से 1650 तक। और ये लास्ट था विजयनगर एम्पायर का, और इसके फाउंडर थे तिरुमाला। अब विजयनगर एम्पायर किसके द्वारा फाउंड किया गया? सबसे पहले विजयनगर एम्पायर जो विजयनगर फाउंड किया गया 1336 में बाय हरिहर और बुक्का के द्वारा। कहाँ में किया गया? संगम डायनेस्टी ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर के बैंक पे। विजयनगर कहाँ? बैंक ऑफ तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। आगे बढ़ते हैं। When was वायुदूत एयरलाइन सेटअप? तो वायुदूत एयरलाइन कब सेटअप हुआ? 1981 में, और उसके बाद फिर खत्म भी हो गया, ज्यादा दिन रहा नहीं, शायद 1997 में खत्म हो गया। हाँ, 1997 में खत्म हो गया था। और क्या बात किया जाए वायुदूत एयरलाइन, सबसे इंडिया में जो पहला एयरलाइन था वो था टाटा एयरलाइंस, जो कि कौन फाउंड किया था? JRD टाटा। JRD टाटा कब किए थे? 1932 में। और बाद में यही एयरलाइन बन गया एयर इंडिया। एयर इंडिया। It operates Airbus and Boeing aircraft to serve 102 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। और अभी जो एयर इंडिया है वो 102 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट है इनके पास। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट है अभी इसके पास। Veering away of landscape by different agent like wind, water, ice is called erosion. वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, क्या होता है ना कि रॉक वगैरह जो निकलता है वॉल्केनो से। किससे? वॉल्केनो से। वो टूट के मिट्टी जब बनता है जिसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेदरिंग। इरोजन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिट्टी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिट्टी। अब चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वाटर से हो, विंड से हो, या आइस से हो। मेटामॉर्फोसिस क्या बोलते हैं ना इसको, आप ऐसे बोल लीजिए ड्रास्टिक चेंज। ड्रास्टिक चेंज। इसमें क्या होता है ना कि बेसिकली जैसे आप देखते हैं लार्वा से क्या बनता है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। अब देखिए लार्वा देखने में कितना अजीब है, हम लोग उसको बोलते हैं भौवा पिल्लू। भौवा। हाँ, पिल्लू। बस जब वो बटरफ्लाई बन जाता है तो कितना गजब का चेंज आता है, अलग सा एकदम। उसी को बोलते हैं। और ये देखने को आपको मिलता है फ्रॉग में। कैसे? आप अगर टेडपोल को देखिए और उस फ्रॉग को देखिए, टोटल डिफरेंस। ये मॉस्क्यूटो में भी देखने को मिलता है। तो जब मॉस्क्यूटो का लार्वा होता है और वो जब मॉस्क्यूटो बनता है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। सेडिमेंटेशन, जो नदी क्या करती है, मिट्टी या बालू को ला के एक साइड में जमा करते रहती है, जिससे प्लेन्स बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? सेडिमेंटेशन। आगे बढ़ते हैं। कौन भैया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन चुने गए? तो वो हैं हमारे
नितिन गुप्ता जी, जो कि क्या थे, IRS ऑफिसर थे पहले, और अब वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी CBDT के क्या है, चेयरमैन है। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बताया जाए, फॉर्मर IAS ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम वॉज अपॉइंटेड ऑफ सी। हाँ, और जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो बताया गया है कि सुब्रमण्यम BVR को किसका, नीति आयोग का CEO चुना गया। तो नीति आयोग के जो CEO हैं वो कौन है, सुब्रमण्यम, और इसका पूरा नाम है BVR सुब्रमण्यम। फिर है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, उसके जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स कंट्री हैज अपॉइंटेड डॉक्टर DJ पांडियन एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ इट्स इंडिया रीजनल ऑफिस इन गुजरात। तो इसमें किनको चुना गया, डॉक्टर DJ पांडियन को, किसके लिए, इंडिया रीजन के लिए, इंडियन रीजन के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सोमाली प्रेसिडेंट हसन शेख मोहम्मद ऑन 15 जून 2022 अपॉइंटेड हमजा अब्दी बर्रे एज अ कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर। तो सोमाली का जो नया PM है वो भी चुना गया किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और वो है कौन, कौन है, हमजा। नाम बड़ा मस्त है हमजा। एक YouTube चैनल भी है, आप जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा, बड़े अच्छे आदमी है वो, हमजा अब्दी बर्रे। और सोमाली के प्रेसिडेंट कौन है, हसन शेख, हसन SHEIKH शेख। दिनकर गुप्ता जो क्या है, 1987 बैच के IPS ऑफिसर हैं, फॉर्मर चीफ थे पंजाब पुलिस के, अब वो क्या बन गए, डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA। कौन भैया, दिनकर गुप्ता। यार गुप्ता जी लोग मचा रहा है, एक तो CBDT का नितिन गुप्ता और NIA का दिनकर गुप्ता। Who among the following is known as सरोद सम्राट। तो अमजद अली खान है हमारे सरोद सम्राट, जिनको क्या है, सरोद सम्राट भी कहा जाता है। और ये कहाँ से सीखे, सरोद बजाना अपने पापा हाफिज अली खान से। और इनके बारे में क्या ही कहा जाए, इनको सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, पद्म। क्यों हैंग कर रहे हो भाई, रुक जाओ भाई। पद्म विभूषण मिला हुआ इनको, विभूषण। कौन है, अमजद अली खान। आगे बात किया जाए कुछ और से रिलेटेड, जैसे तबला के फेमस प्रोपोनेंट कौन है, इंस्ट्रूमेंटल। तो तबला में पहले तो आ जाएंगे डॉक्टर नहीं, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। वैसे जाकिर खान इज अ गुड यूट्यूबर, हुसैन। फिर दूसरा पंडित अनिंदो चटर्जी, पंडित अनिंदो चटर्जी। फिर और कौन है, हैं पंडित अनोखे लाल मिश्रा, पंडित अनोखे लाल मिश्रा। फिर कौन है, अहमद जान तिखवाड़ा, अहमद जान फिर थिराकवा। तो ये होंगे आपके तबला के। लिख लेते हैं हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, वायलिन। ऐसे वायलिन कुछ ही लोग होंगे दुनिया में जिनको वायलिन पसंद नहीं होगा, क्योंकि वायलिन इज बेस्ट म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो L सुब्रमण्यम है, सुब्रमण्यम। वैसे अभी मैं पढ़ाने के बाद गूगल भी करूँगा, इनका वायलिन सुनूंगा। फिर है N राजम, RAJM राजम। फिर वायलिन प्लेयर है रागिनी शंकर, रागिनी शंकर। फिर है वायलिन प्लेयर कौन, L अथीरा,
कृष्णा। तो ये से वायलिन प्लेयर और भी लोगों का बारे में बात किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन। तो नेशनल इनकम का एस्टिमेशन बैंकिंग मेथड से नहीं किया जा सकता है, बाकी तीनों मेथड से किया जा सकता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है? अंडर दिस मेथड वी एस्टिमेट द डिस्पोजल ऑफ इनकम ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड। तो यानी एक्सपेंडिचर मेथड में कि कितना हम लोग फाइनली एक्सपेंडिचर हुआ हम लोगों का, एक्सपेंडिचर, हाँ डीचर, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, देश का इनकम को एस्टिमेट करते हैं। प्रोडक्ट मेथड से कैसे करते हैं? इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज अ फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज, और इसी मेथड को आउटपुट मेथड भी कहा जाता है। तो प्रोडक्ट मेथड को पहला चीज आउटपुट मेथड भी कहा जाता है। और इसमें क्या कर देखते हैं हम लोग कि फ्लो ऑफ गुड को देखते हैं। तो ये हो गया तीसरा मेथड, इनकम मेथड। दिस income method measures national income from the side of payment made to primary factor of production in the form of rent, wages, interest and profit of their productive service। तो मतलब बेसिकली इनकम पे डिपेंड करता है। कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं किसके, इकोनॉमिक्स के, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है जीडीपी। इसका बात कर लें थोड़ा सा। जीडीपी क्या होता है? वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट बाय पब्लिक एंड बिजनेस लोकेटेड विद इन द कंट्री। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, फाइनल गुड, फाइनल गुड यानी फाइनल आउटपुट, और उसी के मेथड से जीडीपी को नापा जाता है। फिर आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है? वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट रिगार्डलेस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? टोटल अर्निंग बाय अमेरिकन फॉर देयर लैंड लेबर एंड, नहीं पर्सनल इनकम, चलिए थोड़ी हटाइए, आगे बढ़ते हैं। गलत डिफिनेशन दिया हुआ है जहां से मैं देख रहा हूँ। द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू नेशनल लेजिस्लेचर, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके बनाता है क्या? पार्लियामेंट। इसी को बोलते हैं नेशनल लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है? लोक नहीं, विधान सभा और विधान परिषद, ये होता है स्टेट लेजिस्लेचर। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनोग्रेटेड, कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर क्या इनोग्रेट कर दिए? वुमेन और चाइल्ड को क्या दिया जाए? डेवलपमेंट दिया जाए। कैसे? प्रोवाइड कर दो उसको मिल्क और एग। कहाँ पे कर दोगे? ऑल आंगनवाड़ी में कर दो। तो वो केरला के गवर्नमेंट थे इतने दयालु, जो इतना ध्यान रखते हैं अपनी जनता का। कैमल कब आता है? तो हम राजस्थान समझेंगे ही। कैमल प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी कहाँ बन सकता है? या तो राजस्थान में या तो गुजरात में, पर अगर ऑप्शन में राजस्थान है तो हम तुक्का भी मारेंगे तो राजस्थान में ही मारेंगे। फिर क्या बोल रहा है कि कौन से प्रेसिडेंट थे हमारे देश के ऐसे जो चेयरमैन भी रहे, डेप्यूटी चेयरमैन रहे, किसके? प्लानिंग कमीशन के? तो वो प्रणब मुखर्जी थे। फिर क्या बोल रहा है कि गोल्गी एपरेटस जो है, गोल्गी एपरेटस द मैच्योरिंग फेस कैसा होता है गोल्गी एपरेटस का? कॉन्वेक्स होता है। कितना मतलब डीप क्वेश्चन पूछने लगा एसएससी यार। हूँ, आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्म सभा, जो कि बाद में बन गया ब्रह्मो समाज। क्या? हम्म। तो द ब्रह्म समाज वाज एस्टेब्लिश इन 1828। तो ब्रह्म समाज कब एस्टेब्लिश किया गया? 1828 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। और द मूवमेंट began between the meeting of Bengalis in Calcutta. The conflict of Kesab Chandra Sen and Debendranath Tagore was broadened in 1865 when Tagore allowed Brahmos conducting service to be unsacred threat। चलिए, मेन एजेंडा क्या था ब्रह्म समाज का? कि प्यूरिफाई किया जाए हिंदुज्म और मोनोथिज्म के टीचिंग्स को। आइडियल था ब्रह्म समाज इज रिलेवेंट ट्विन पिलर रीजन ऑफ वेदास एंड उपनिषद। चलिए हटाइए।
फिर क्या पूछ रहा है, पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू, तो जाइलम पैरेन्कामा ही होता है जो जाइलम टिश्यू में क्या करता है, फूड स्टोर करता है। हु अमंग द फॉलोइंग कंपोजर वॉन ग्रैमी इन 2015 फॉर हिज एल्बम विंड ऑफ संसार? वो थे रिक्की राज, जिनको क्या मिला, ग्रैमी मिला 2000 कब, 15 में। किसके लिए, विंड्स ऑफ संसार उन्होंने क्रिएट किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हड़प्पा साइट नहीं है? तो उत्तराखंड में तो हड़प्पा साइट है, नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है। गुजरात में तो है, लोथल में। फिर राजस्थान में भी है, बनवाली में नहीं, बनवाली तो हरियाणा पड़ जाता है, राजस्थान से कालीबंगा पड़ता है। तो ये सारे जगह पे है, लोथल, कालीबंगा और क्या है, बनवाली। तो उत्तराखंड में नहीं है हड़प्पन साइट। आगे बढ़े। बिल्कुल बढ़िया जनाब, रोका कौन है आपको। बर्निंग ऑफ कोल किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो क्या और सारे रिएक्शन के बारे में बताया है, बता ही दिया जाए। चलिए बताया जाए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर वन, सच रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। क्या होता है डिकम्पोजिशन में, कि एक कंपाउंड जो होता है ए बी, वो टूट के ए प्लस बी बन जाता है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ए प्लस जो बी होता है वो टूट के क्या बन जाता है, बी प्लस ए, मतलब एक सी प्लस डी बन जाता है, नया फॉर्म। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताया कि एन एसिड और बेस जब मिलेगा, एसिड जब बेस में मिल जाता है तो दोनों न्यूट्रलाइज होके क्या बना देता है, साल्ट और वाटर। ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन में क्या होता है, कंबसन रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें O2 प्लस H2O अगर मिल जाता है, प्लस सॉरी O2 अगर ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है, H2O प्लस CO2। ये कहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, ऑक्सीजन कंबाइन विद द कंपाउंड फॉर्म कार्बन। ठीक है चलो भैया। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, ए को जब रिएक्शन कराते हैं BC से तो बनता क्या है, AC प्लस बी, यानी ये जो है डिस्प्लेस होके यहाँ चला आया, ए के साथ मर्ज कर गया और बी अकेला रह गया। डबल डिस्प्लेसमेंट भी कुछ इसी तरह का। आगे बढ़ते हैं। तो फॉरमोस्ट राइट अमंग द राइट टू फ्रीडम कौन सा होगा, फॉरमोस्ट राइट, राइट टू फ्रीडम के लिए तो सबसे पहला जो राइट टू फ्रीडम में है वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके बाद है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये पहला है एंड दिस वन इज सेकंड। हाँ तो और भी कुछ कुछ आर्टिकल का बात कर लिया जाए ना। आर्टिकल 20 का अगर बात करें, आर्टिकल 20, तो प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 का बात करें तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यही है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21A का राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन और आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। सो लेट मी ड्रिंक सम वाटर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह मैथ्स आ गया, चलिए बनाते हैं। अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स अ गुड एट 12.5% लॉस, यानी 8 में बंदा खरीदा और 7 में बेच दिया। बट ही यूज 28 ग्राम इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। देखिए कितना होशियार है, 28 ग्राम खरीदा और 36 ग्राम बेच दिया बोल के। फिर क्या बोल रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट बताइए या लॉस बताइए। तो अगर इसको घटाएंगे 7 से 1 बार में, 7 से 4 बार में, 8 चौके कितना हो गया 32 का सामान बेच दिया कितना में, 36 में। यानी
8 का सामान बेच दिया 9 में। जब 8 का सामान 9 में बेचता है तो हम क्या बोलते हैं, 12.5% क्या हो जाता है उसको, प्रॉफिट हो जाता है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, जैसे 12.5 जो परसेंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं 1/8। अब कैसे बोलते हैं ये भी दिखा देते हैं। 125, अगर देखिए 12.5 है परसेंट, तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं 125 बाय 10 पॉइंट उड़ा तो और परसेंट का 2 जीरो, तो 125 कितना बार में कटता है, एक बार में, और ये 8 बार में, कटा के देख लीजिएगा। फिर क्या बोल रहा है कि 2 नंबर का HCF 12 है, तो कौन सा LCM नहीं हो सकता है, तो जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है, यानी 12 का तो मल्टीपल होगा, 12 का मल्टीपल 72 है, 60 है, 84 है, 90 नहीं है, तो 90 नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है कि टू सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट P, तो 2 सर्कल बना लिया जाए। अरे देखो ये वाला चीज कब काम आएगा, इनटू शेप मोड ऑन कर दो, और फिर देखो सर्कल कैसे बनता है। 2 सर्कल बनाएंगे, पहला सर्कल और दूसरा सर्कल। हो, टच नहीं किया ना, इनटू शेप मोड काम नहीं किया। एक और शेप्स खींचा जाए, हाँ नहीं, थोड़ा सा इधर आ जाओ गुरु। अरे इससे अच्छा तो खुद से ही बना लें। पहला सर्कल और इनटू शेप मोड ऑफ, दूसरा सर्कल। अब क्या बोल रहा है कि 2 सर्कल है, दोनों एक दूसरे को टच किया हुआ है एक्सटर्नली, यानी बाहर से, तो यहाँ पर से हम टच करा दिए। फिर क्या बोल रहा है, ए बी आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ए बी इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो ये ए और ये बी कॉमन टेंजेंट, और ये है पॉइंट पी जहाँ पे टच किया है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम मिला दें, यहाँ से यहाँ मिला दें, तो हमको पता है कि जब 2 सर्कल एक्सटर्नली टच करता है और उसका जो कॉमन टेंजेंट से खींचा हुआ लाइन टचिंग पॉइंट पे 90 डिग्री क्रिएट करता है। फिर क्या बोल रहा है, पी ए बी एंगल कितना है, 40 डिग्री, तो ये 90 है, ये 40 है, तो ये 50 हो गया। तो मेजर ए बी पी का पूछ रहा है, ए बी पी 50 डिग्री, आंसर। आगे बढ़ते हैं। मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है, 169/x इज इक्वल टू x/144, यानी x² इज इक्वल टू 169 इंटू 144 को रूट अंडर में डालेंगे तो इससे बाहर आ जाएगा भैया 13, और इससे आ जाएगा क्या, 12, 13 गुना 12 हो जाएगा 156, आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 8%, तो 8% का मतलब क्या था कि 25 था, 27 कर दिया। अब ब्रेथ का बात करें, 20 था, 21 कर दिया। तो जब इसको कैलकुलेट किए तो 500 और 27 गुना 21 क्या हो जाएगा, 27 और 54, 7, 6, 5, यानी 567, यानी कितना का बढ़ोतरी हुआ, 500 का चीज 567 हो गया, तो 100 में कितना का बढ़ोतरी हुआ, 67/5 कर देंगे, तो 13 बार में 65 पॉइंट, यानी 13 पॉइंट कुछ आएगा, तो यही हो गया सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई करना है भैया, cos 45 का वैल्यू क्या होगा भैया, ये तो हमको भी याद नहीं है, पर जहाँ तक हमको याद है क्या होता है, cos 45 का वैल्यू आपका हो जाता है 1/√2 मेरे ख्याल से। यार यही याद करना रह गया अपने को, कहाँ गया, cos 45 का वैल्यू हो गया आपका, हाँ 1/√2 सही थे, 1/√2। फिर क्या बोल रहा है, sec 30 का वैल्यू 2/√3, और cosec का वैल्यू 2। अगर इस दोनों को जोड़ा जाए तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 2 कॉमन है दोनों में, तो इसमें बचेगा क्या, 1/√3 प्लस 1, यही बचेगा, और ऊपर तो हमारा 1/√2 है ही। अब क्या किया जाए, हम्म 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 हम्म,
चलिए अब गुना ही करते हैं। 1/√2 गुना 1/2 और क्या हो जाएगा। अरे यार इतना कॉम्प्लिकेट कैसे कर दिया हम चीज़ों को। इसमें वैसे करना क्या है ना, रेशनलाइजेशन करना है। फिर से बनाते हैं अगर इसको, यहाँ तक तो सही है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करें तो इसके नीचे बाय 1 दे दें, तो अगर इसका क्या होगा √3, ये हो जाएगा क्या 2 प्लस इसका हो जाएगा 2√3 डिवाइड 1/√2। अगर 2√3 √3 तो अब कर देते हैं 1/√2 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, इधर हो जाएगा √3, इधर हो जाएगा 2 + 2√3, दोनों में ही है तो इसको गुना कर दिया जाए डायरेक्ट यहाँ से। तो ऊपर हो गया √3, नीचे क्या हो गया, हाँ नीचे हो गया 2 × √2 हो गया 2√2 प्लस 2√6, इतना सा हो गया। अब √3 ऊपर है, 2√2 प्लस 2√6 को उल्टा वाला से कर देंगे ना। तो जब नीचे करेंगे 2√2 माइनस 2√6, तो नीचे वाला में क्या आ जाएगा, और ऊपर वाला भी सेम यही डालेंगे। यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा मिटा लेंगे इसको, हाँ ज़्यादा बेटर रहेगा। मिट जाओ भैया, मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसको करते हैं, आराम आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2√2 माइनस 2√6, तो जब नीचे रेशनलाइज किएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 माइनस क्या हो जाएगा इधर 2 का स्क्वायर 4 × 6, नहीं 4 × 6 यानी 6 × 4 24। अब ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 × √2 × √3 √6 माइनस 2 √6 × √18। अगर 18 है तो 18 को हम क्या बोल लिख सकते हैं, अगर 24 में 9 गया तो बचा कितना, इसको चेंज कर दिया जाए ना, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि प्लस में 24 में 8 गया तो कितना बचा, 24 में 16 8 या 24, इधर बचा नीचे 16 और इधर बचेगा कितना 2√18। √18 को लिख सकते हैं 9 यानी 6, हो जाएगा क्या, इस वाले चीज को लिखेंगे 6√2, हाँ, और इसको लिखेंगे 2√2, तो 6√2 माइनस 2√2। अगर 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों से तो बचेगा क्या, 3√2 माइनस √2/8, यही आंसर होना चाहिए। 3√2 माइनस √6/8, √6 कैसे भैया, हाँ यहाँ √6 ही तो बच रहा है /8। ये हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिवीजर ऑफ इतना, तो 49.15 माइनस 1, तो अगर ये 15 है ना, इसको मान लीजिए पावर 1, क्योंकि ऑड पावर है तो ऑड ही पावर माने, तो 49 पे पावर 1 49 माइनस 1 यानी 8 48, और 48 किससे डिविजल, 46 से नहीं, 14 से नहीं, और 50 से भी नहीं, तो 8 से ही है, तो 8 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी यही आंसर सही हो। आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है कि एक रेस है यहाँ से यहाँ तक का 1500 मीटर का, चलिए मान लेते हैं 1500 मीटर का। अनिल बीट्स बुकुल बाय 150 मीटर, तो अनिल जो है, तो यहाँ पर समझिए 1500 मीटर खत्म होता है और यहाँ पे 0 मीटर स्टार्ट होता है। तो अनिल बीट कर दिया बुकुल को, यानी अनिल जब यहाँ पे पहुंचा
तो 150 मीटर पीछे था हमारा बुकुल, बुकुल, ठीक। और ये 150 मीटर था, यानी जब अनिल जब 1500 मीटर पहुंचा तो बुकुल कितना पहुंचा? 1350। फिर क्या पूछ रहा है? सेम रेस बाय बुकुल, इन द सेम रेस बुकुल बीट्स चार्ल्स बाय 75 मीटर। तो सेम रेस में फिर जब बुकुल, अब थोड़ा सा कहानी यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जब, पूरे ही मिटा दो यार। अब बोल रहा है कि उसी रेस में जब बुकुल 1500 पहुंचा, यानी 1500 यहाँ जब पहुंचा बुकुल, तो चार्ल्स जो है यहाँ पे रह गया 75। तो बुकुल जब 1500 पहुंचा तो चार्ल्स भैया हमारे कहाँ पहुंच गए? 75 मीटर, यानी 1425। तो अगर रेशियो निकालें तो यहाँ पर कर देते हैं 1350 और यहाँ पे कर देते हैं कितना? 1500। तीनों में कटाइए, 0 0 0, खत्म। तो अब किसका पूछ रहा है? बाय व्हाट डिस्टेंस अनिल बीट चार्ल्स, यानी अनिल जो है जब 1500 पहुंचा तो चार्ल्स कहाँ पे पहुंचा? तो खत्म करना पड़ेगा, अनिल में सिर्फ 1500 बचना चाहिए। तो ये हो गया 135, 135 और 150, 150 हो जाएगा 20, ये हो गया 27, ये हो गया कितना? 27, और ये हो गया 30, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 9, यानी और खत्म करना पड़ेगा। हाँ, तो करना पड़ेगा ना जनाब। जब भी 15,000 पहुंचा तो ये कितना पहुंचा? 1425 गुना 9, यानी 9 बचे, 9 बचे कितना हुआ? 45 की 5 बाकी रहा 4, 9 दूनी 18 की, सॉरी 9 बचे 45 की 5 बाकी रहा 4, 9 दूनी 18, 4 22 की, सिट मैन, 9 बचे 45 की 5 बाकी रहा 4, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 की 2 बाकी रहा 2, 9 चौके 36, 37 38 की 8 बाकी रहा 3, 9 9 3 12। यानी अगर एक वो पॉइंट यहाँ पे लगा दे तो 1500 हो जाएगा, और यहाँ भी एक पॉइंट लगा दे, यानी जब अनिल 1500 पहुंचा तो बुकुल पहुंचा 1282.5। तो इसमें 1282 जब घटाएंगे तो कितना निकलेगा? 82, यानी कितना? 18, और 0.5 है, यानी 17.5। 17.5 किसके लास्ट में आ रहा है? इसी के लास्ट में। यही हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। 2500 इन्वेस्टेड फॉर 8 ईयर फॉर सिंपल इंटरेस्ट अमाउंटेड टू इतना, यानी जो 2500 था तो वो कितना बन गया? 3750, यानी कितना का डिफरेंस? 500, 7, 5, 1225 जो है 1225 येल्ड हुआ कितने साल में? 8 साल में। तो एक साल में कितना येल्ड हुआ? 8 से घटेगा, 8 एकम 8 या 4, 4 2 8 पंचे 40, और नहीं 12 से नहीं कटेगा, तो दूसरा मेथड यूज करेंगे। 1225 जो है 2500 का कितना परसेंट है भैया? 2500 का है भैया, देख लेते हैं। ये दोनों कटा, 25 से कट जाएगा सीधे, बचो बचो 48, यानी 49%, यानी 49% येल्ड हुआ 8 साल में। तो एक साल में कितना येल्ड होगा? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, डायरेक्ट 8 छोके 48, बचा कितना? एक, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। एक बचा, एक में पॉइंट देके 0 लगाएं तो 10, यानी एक बार में 6.1, यही है सही आंसर। बढ़ते हैं आगे। फिर क्या पूछ रहा है? इन द फॉलोइंग टेबल प्रिंटेज, ठीक है, ड्यूरिंग 3 डेज, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज बाय जेड ड्यूरिंग 3 डेज? तो ये तीनों का एवरेज निकालना है, तो इसको जोड़िए। 8, 6 2 8, और 2 2 4 1 5, 588 बाय 3 करना है। 3 से कीजिए एक बार में, जगह 2 8 28, 9 बार में 27, 1 18, 6 बार में 196 आंसर। आगे बढ़िए। The batting average of 27 inning is 47 run. His highest score in the inning and lowest score is by 57. If these two innings are excluded, the average of remaining, यानी remaining inning is 25। ठीक है, बोल क्या रहा है? Find the highest score in the inning।
तो जब 27 इनिंग खेला गया तो एवरेज था 47, पर जब 2 इनिंग को घटा दिया गया, कौन सा, हाईएस्ट वाला और लोएस्ट वाला को खत्म जब कर दिया गया और बचा कितना 25 इनिंग, तो उसका एवरेज हो गया 42। तो 2 इनिंग और 2 इनिंग का डिफरेंस जो है वो है 157। यानी एक अगर मान लेते हैं एक्स स्कोर किया तो दूसरे में जो है एक्स माइनस 157 स्कोर किया, समझ रहे हैं। तो 2x माइनस 157 जो है वो हमारा निकल जाएगा। अभी 27 गुना 47 जब हम करते हैं, 27 गुना 47 करेंगे, क्या होगा, 7 7 49, बचा 4 7 14 और 25 गुना 4 और 2 गुना 4 108, 108 9 8 8 16 की 6 बाकी रहा 1 2 1200 12 69 और 25 गुना 42 जब करेंगे, 25 गुना 40 जब करेंगे तो कितना होगा, 4 करेंगे तो 100 होगा, 40 करेंगे तो 1000 होगा, 1050 हटा देते हैं। 9 गया 9, 126 में 105 गया, 25 में जाता तो 20 यानी 219 रन। 219 जो है क्या है, 2x माइनस 157 का वैल्यू, 2x प्लस 157 का वैल्यू। क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस है। मान लेते हैं हाईएस्ट, हिज हाईएस्ट स्कोर एंड इनिंग एक्सीड द लोएस्ट स्कोर। क्या होता है ना कि हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट, मतलब लोएस्ट स्कोर जो है उसको एक्सीड करता है हाईएस्ट स्कोर कितना रन से, 157 रन से। तो ये अगर लोएस्ट है तो ये हाईएस्ट जो होगा कितना होगा, x प्लस 157। और अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो वही तो दिया हुआ है यहाँ पे, समझ रहे हैं बात। तो 2x प्लस 157 का वैल्यू कितना दिया, 219। तो 219 में जब 157 जाएगा तो किसका वैल्यू हो जाएगा, 2x का। तो कितना हो गया, 9 में 7 गया 2, 21 में 15 गया 6, 62। 62 का आधा कितना हो गया, 62 का आधा हो गया 31। तो अगर x 2x का मान हो गया, 2x का मान हो गया 62, x का मान हो गया 31। तो अब क्या बोल रहा है, 157 में 31 जोड़ देंगे तो हमको एग्जैक्ट हाईएस्ट स्कोर पता चल जाएगा, 7 1 8 5 3 8 188 आंसर। पी क्यू कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। तो पी जो है 15 दिन लगाता है, क्यू जो है 10 दिन लगाता है। दे स्टार्टेड डूइंग वर्क टुगेदर, ठीक है भैया। बट आफ्टर 2 डेज, तो पहले तो वर्क मान लेते 30 है, इसका स्पीड हो गया 2, इसका स्पीड हो गया 3, नहीं 10 दिया 30, हाँ। तो ये एक दिन में कितना काम करता है, 3, एक दिन में 2 काम करता है। 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 10 काम हो गया। तो अब काम लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद कितना काम बचा, 20 काम बचा। पी क्यू लीव वर्क, पी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। अब पी रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करता है तो कितना दिन में करेगा, 2 से कर रहा है तो 10 दिन में करेगा। बोल रहा है कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 10 प्लस 2 12 दिन में, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन को देखिए डायरेक्ट, ये ज़्यादातर मैं नहीं ही पढ़ता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि यहाँ से मुझे आइडिया लग जाए। द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय BCFH इज हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय आर्ट कंपनी। BCFH, तो बी का पहले देख लेते हैं 27, सी कितना है 18, एफ कितना है 7 और एच कितना है 14। तो टोटल को जोड़ेंगे और पूछ रहा है कि 100% में कितना कम होगा। तो अगर जोड़ के अगर 100 में घटा देंगे तो यहाँ पर तो आंसर निकल जाएगा। 7 7 14, 4 18 और 8 26 की 6 बाकी रहा 2 2 4 2 6 66। 66 है तो कितना इधर बचा, 34% आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अगर 0 है तो इसका मान बताना है। बनाते हैं।
इसको हम x से डिवाइड जब कर देंगे टोटल में तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा x प्लस ये बचेगा 5 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। तो x ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, यहाँ भी माइनस। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू हो गया हमारा 5, पहला चीज। अब इसको करते हैं थोड़ा, अगर हम ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड करते हैं तो x पे पावर 6 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस x पे पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस x पे पावर 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इधर नीचे भी करेंगे, 5x क्यूब को जब x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यही टोटल पूछा आंसर। तो जब इसको करेंगे x पावर 6 को 3 से करेंगे तो x पे पावर 3 बचेगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1/x, यहाँ बचेगा 1/x क्यूब और नीचे क्या बचेगा, ये तो पूरे खत्म, बचेगा 5 इक्वल टू के इस पर चले जाओ 5 तुम डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, नहीं यहाँ 5 रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसका मान हमको पता है, क्या है इसका मान, इसका मान है 5 तो इसके जगह रख दिए 5। और इसका मान जब पता है तो जब इसका क्यूब करते हैं तो क्या होता है, इसका क्यूब करने के बाद होता है जब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालते हैं तो हो जाता है 5 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 तो हो जाएगा 125 माइनस 15 जो कि हो जाएगा 110। इसका भी मान हमको पता है, तो अगर इसका और इसको अलग सेपरेट करें तो इसका भी मान पता है हमको, तो क्या हो गया 110 प्लस इसका मान पता है 5, 110 प्लस 5 क्या हो गया 115 और नीचे बाय 5, तो 115 बाय अगर 5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 23। समझ में आया, हाँ बिल्कुल आया। आगे बढ़ते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल एट क्यू, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, कहाँ से लिया क्या, यहाँ से ले तो ज़्यादा मस्त बनेगा क्या, या तो राइट एंगल ट्रायंगल है भी नहीं, चलो हटाओ, तो मिटा देखें एक बार ट्राई करते हैं अच्छा बनाने का। तो हाँ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए, देखते हैं कैसा बना था, वाह। तो क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यहाँ पे राइट एंगल है क्यू पे, यानी ये 90 डिग्री है, और पी क्यू आर, फिर क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ पी आर इज 17, तो पी आर का लेंथ है 17, क्यू आर का लेंथ है 8 एंड द लेंथ ऑफ पी क्यू इज 15। चलिए फिर क्या बोल रहा है, इफ एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू अल्फा, आर पी क्यू अल्फा है, आर पी क्यू क्या है, अल्फा है, सॉरी अल्फा है, तो पूछ रहा है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो हमको पता है कि एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस, ये हो गया बेस। तो साइन को लिखते हैं p बाय एच और कॉस को लिखते हैं b बाय एच। तो अगर हम करें p बाय एच, परपेंडिकुलर है मेरा 8 और h कितना हो गया 17 प्लस बेस 15 बाय 17 तो हो गया 23 बाय 17 आंसर। आगे बढ़े, अब भैया क्या है इसका, बोल रहे क्या 17 पे क्यूब प्लस 7 पे क्यूब इज इक्वल टू इतना 24। तो इसका फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसके लिए सबसे बेसिक फार्मूला जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है फार्मूला। तो अगर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला इस पे टैली कर रहा है और ये वाला इस पे टैली कर रहा है,
तो ये क्या है, a प्लस बी, जो कि हमको दिख भी रहा है 17 और 7 24 है। तो यहाँ पे किसका वैल्यू होना चाहिए, ए बी का। तो ए बी क्या है, 17 है, ए 17 है, बी 7 है। तो जब 17 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भैया 119 होता है। 17 17 19 7 से आगे बढ़े। बढ़ जाओ भाई, रोका कौन है तुम्हें। तो सरकमफेरेंस दो सर्किल का 198 और 352 है। तो डिफरेंस रेडी में क्या होगा। पहला बोल रहा है कि 2πr जो है ना 198 है, और दूसरा जो है ना 2πr2 वह 352। तो बोल रहा है कि आप बताइए R2 माइनस R1 क्या होगा। तो भले आर मतलब R1 निकाल लेते हैं। R1 इक्वल टू हो जाएगा 198, जो इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में, और 7/22/7 को क्या लिखेंगे, 7/22। R1 निकल जाएगा, इसी में माइनस कर देते हैं यहीं पे R2 को, क्या अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा 352/2 इंटू 7/22। तो 7/22 दोनों में कॉमन है, पाई को कॉमन ले लिया जाए। हाँ, पाई को अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 198, सॉरी बड़े वाले में ना माइनस करेंगे। फिर क्रैश कर गया। काहे क्रैश कर रहे हो जनाब, व्हाई आर यू क्रैशिंग, क्रैश क्यों कर रहे हो। ना 8 GB रैम तुमको क्रैश करने के लिए दिए। हाँ, अरे यार इतना नीचे जाओगे, अब तो हमें बहुत देर लग जाएगी जनाब। कोई बात नहीं, क्रैश नहीं करना है, प्यार प्यार से चलना है। अभी से क्रैश करोगे तो 1500 पेज कैसे बनाओगे। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। जब क्या हो जाएगा ना कि यहाँ पे, अरे यार, अच्छा 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 अच्छा, क्रैश कर रहे हैं जनाब। ड्रॉ वाले ऑप्शन में आइए, क्यों नहीं आ रहे, क्या परेशानी है आपको। अच्छा अच्छा, क्रैश नहीं करना है, प्यार प्यार से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या सेलेक्ट कर लिए हैं आप। हाँ चलिए, अब ठीक हो गए आप। आइए, तो क्या बोल रहे हैं कि 352/2 में क्या घटा दीजिए, 198/2, और इसको घटाने के बाद क्या कीजिए, 7/22 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर निकल जाएगा। 198 घटा दिए, 352 में 198 घटा दीजिए, सीधे 200 घटा दीजिए, तो बचेगा क्या, 152, और दो ज़्यादा घटाया है तो 154 बच जाएगा। 154/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 154/2 करेंगे तो 7 बार में, और 7 बार में 77, यानी 7 × 77/22, ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 7, यानी 49/2, जो कि होगा क्या, 24.5 आंसर। आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ सर्किल जो है 10 सेंटीमीटर है। एंगल मेड बाय कोड ए बी, तो एक सर्किल बना लेते हैं पहले, ठीक। अरे यार इस बार तो इंक टू शेप यूज कर लें। तो एक सर्किल है, एक सर्किल है, इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। फिर क्या बोल रहा है, एंगल मेड बाय कोड ए बी एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 60 डिग्री। तो एक कोड जो है, चलिए एक कोड बनाया जाए, ए बी,
कोड जो ये बना ये 60 डिग्री है, तो ये अगर 60 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 10 है, ये भी 10 होगा, और ये हमारा कोड है ए बी, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 60, तो ये भी 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा बन चुका है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बन चुका है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड? तो कोड का लेंथ 10 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्पेरिकल लीड शॉर्ट्स ऑफ डायमीटर इतना कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रेगुलर। तो हम क्या करते हैं, लीड विद द डायमेंशन ऑफ 88, तो हमको क्या बोल रहा है कि एक जो रेक्टेंगुलर सॉलिड लीड का है उससे कितना स्पेरिकल लीड शॉर्ट बनेगा। तो 88 गुना 63 गुना 42 कर देंगे अगर। फिर क्रैश मत करना। क्यों क्रैश कर रहे हो यार? क्या दुश्मनी हो गया तुमको मेरे से? हाँ, क्रैश करोगे? चलो एक दो बार तुमको रिफ्रेश का मजा चखाया जाए। अब प्लीज क्रैश मत करियो। इट्स इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट मैन। 20 मिनट और बस। क्रैश नहीं करना है तुमको। आराम से वक्त लो, पर क्रैश मत करो। तो बात करते हैं, कहाँ थे हम लोग? आ जाइए भैया, पेंसिल हमारे। 88 गुना 63 गुना 42 को जब कर देंगे 4/3, यानी बाय में है तो ऊपर पहले भेज दे। पाई 22/7, तो 7 को पहले ऊपर भेज दे। 4/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस कितना हो जाएगा 4.2, क्योंकि डायमीटर इतना है। तो 4.2 को 42 डायरेक्ट ले लेते हैं, और सीधे ऊपर 1000 दे दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 42 से 42 खत्म। 22 से 4 बार में 88 खत्म। 4 से 4 खत्म। यहाँ तक खत्म। अब आगे 7 × 5 = 9 सती 63, और 7 × 6 = 42, ये भी खत्म। और 3 से 14 बार में खत्म। 7 से 2 बार में खत्म। 2 से 500 बार में खत्म। क्या? हाँ। और 6, ये 3 बार में, ये 2 बार में, ये 2 250 बार में। तो हो गया आंसर कितना? 250 गुना 3, 750 आंसर। नो प्रॉब्लम। अब आगे ही नहीं बढ़ रहा है ये, क्यों नाराज हैं? आगे ही बढ़ना था, इतना भी आगे नहीं बढ़ना था। क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय पी टू द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय आर। पी कितना बनाया? 100। आर कितना बनाया? 150। तो हो गया क्या रेशियो? 2/3। बहुआ क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी है 12, बी सी है, तो ए बी हमारा 12। फिर क्या बोल रहा है? ए सी 10 है, तो बी ए सी कितना होगा? बी ए सी 60 है, तो वैल्यू ऑफ साइड बी सी ये पूछ रहा है। तो इसमें सीधा है कोसाइन रूल लगेगा। कोसाइन रूल क्या बोलता है? कोसाइन रूल बोलता है कि कॉस ए, जो यहाँ पे दिया है, कॉस ए क्या होता है हमेशा? 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 12 × 10। अगर इसको हम लगा दें, इससे किसी भी एंगल का निकल सकता है। तो कॉस क्या है? कॉस 60 है हमारा। कॉस 60 =
cos 60 की जगह हम लिख लेते हैं हाफ। अब डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 × 12 × 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 144 प्लस 100 माइनस BC का स्क्वायर। तो ये हो गया 244, ये हो गया 2 से 2 खत्म, 12 × 10 120 माइनस 244 इज इक्वल टू माइनस BC का होल स्क्वायर है। हो गया क्या है 120 अगर घटा दे तो बन जाएगा 121, 121 नहीं 122 इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर, स्क्वायर को इधर लाएं तो रूट। तो हम क्या जानते हैं 121 जो होता है वो 11 का होता है, तो 11 से थोड़ा सा ज़्यादा 11.13 हो जाएगा BC आंसर। कोसाइन रूल समझ गए आप। अब क्या बोल रहा है वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और इसका। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम मान लेते हैं थीटा को 45 डिग्री। क्या करेंगे, थीटा को 45 डिग्री मानेंगे। तो जब थीटा को हम 45 डिग्री मानेंगे तो क्या होगा ना कि टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू 1, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा क्या, सेक 45 आपका हो जाएगा √2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा 2, इसका √2 उसका स्क्वायर हो जाएगा 2, तो यानी 2 - 4 दैट इज -2 आंसर। सिर्फ थीटा की जगह 45 डिग्री आप पुट कीजिए, काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ा जाए, मजा आगा आगा मजा भाई। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ फर्स्ट ब्रांच फॉर बोथ ईयर, टोटल सेल ऑफ फोर्थ ब्रांच फॉर बोथ ईयर। तो फर्स्ट ब्रांच में पहला बार का जो सेल है बड़ा गंदा दिख रहा है पर 80 है, प्लस ये है 105, 105 और 80 हो गया 185 बाय रेशियो ऑफ फोर्थ ब्रांच। फोर्थ ब्रांच का कितना है भैया, 85 है क्या, 85 है और ये करीब से जा रहा है 95 और नीचे 95 और 85 नहीं 100, 90 और 85 क्या, तो ये देख लीजिए और उसके बाद जोड़ के कटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेम सवाल, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगना है जो कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे लगाए थे। फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए जो कि है a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a - b डिवाइड a² प्लस ab प्लस b², बस यही है। तो a माइनस, अब हम लोग लगाते हैं क्या, a³ - b³ बाय a - b। तो a³ की जगह क्या दिया है हमारा 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब इक्वल टू a - b। 17 में 7 गया तो कितना बचा 10, और 10 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 40। तो आंसर हो गया सीधा 4, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, इधर भेजे डिवाइड में गया क्या 4, तो यहाँ हो गया 10। और जब ये 10 है तो मेरे फार्मूला के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे a × b होगा। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा 17 × 7 जो कि है 119। यार मच्छर क्यों परेशान किया तेरे भूतनी के। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 30% और 25% और 5%। तो 30% तो सीधे 30% हो गया, और 25% प्लस 5% कितना डिस्काउंट हो जाएगा, 25 + 5 30 माइनस कितना 25 × 5/100। 25 × 5 क्या होगा 125/100, यानी 1.25 कम डिस्काउंट मिलेगा। तो जब 1.25 कम डिस्काउंट मिलेगा
तो 1.25% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 38, और 0.25 कितना हो जाएगा 19, 38 2 40 अप्रॉक्स ले लीजिए, तो 10 जो कि हो जाएगा 48 रुपये का उसको नुकसान हो जाएगा अगर ये वाला डिस्काउंट ली तो। अब बचा थोड़ा सा इंग्लिश, तो इंग्लिश को देख लेते हैं। पहले 1 सेकंड का ब्रेक ले ले, पानी वानी पी ले। क्या पॉज, रेज्यूम, हाँ चलिए आगे आते हैं हमारे। अरे मच्छर को क्या दुश्मनी हो गया मेरे से, बोल रहा है कि मीनिंगफुल ऑर्डर में लाना है ना। तो अगर हम देखें कि सेंटेंस किससे किससे फॉर्म हो सकता है, मोर वाटर नहीं, इससे एक लग रहा है कि फॉर्म हो सकता है बी से, तो बी वाला को चेक करते हैं। द एटमोसफेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर सी, मोर वाटर इवेपोरेट्स फॉर सॉइल, हाँ ये भी सही लग रहा है, बी के बाद सी, प्लांट लेक्स एंड सीज एंड एटमोसफियर वार्म्स। फिर ए, व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर कंडेंस, नहीं ये मैच नहीं कर। नो, यहाँ से देखें, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेटर, अगर आप यहाँ से देखिए दूसरा सेंटेंस स्टार्ट इसी से हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हेवियर रेनफॉल। क्या बोल रहा है कि जो ऑब्वियस इंडिकेशन है क्लाइमेट चेंज का वो क्या है, हेवियर रेनफॉल है। यानी जब हैवी रेनफॉल हो जाता है तो पता चलता है कि क्लाइमेट क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मोर वाटर इवोपरेट फ्रॉम सॉइल प्लांट लेक एंड सी एटमोसफेयर वार्म्स। फिर सी के बाद हम लोग देखे भी थे कि क्या होगा, बी होगा, और फिर बी के बाद जब एक ही बचा तो ए, तो यही ऑप्शन सही। आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन, सी सेड आई एम नो मूड टू वर्क दे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वर्क नो, और जब हमको क्या है इनडायरेक्ट में बनाने बोला है तो 9 का दिन बनेगा, तो एक दिन यहाँ पे है और एक दिन यहाँ पे है, तो सेंड आंसर इन्हीं दोनों में से हो सकता है। अब आगे, आई एम इन नो मूड टू वर्क, तो सी सेड दैट, सी हैज और वाज। देखिए हमेशा देखिए सिंपल जो सेंटेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो बनता है किसमें, पास्ट में। तो अभी सिंपल है, प्रेजेंट टेंस है, तो क्या बनेगा, पास्ट में बनेगा, दिख रहा है। और ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, और पास्ट में है तो वॉज, तो यही आंसर होगा। हम इसी तरह से बनाते हैं, आप भी इसी तरह से बनाइए, बेटर होगा। फिर क्या बोल रहा है कि करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस, मनु विल टेल हर लेटर। मनु विल टेल हर लेटर, सबसे पहले क्या है ना, पैसिव का एक चीज याद रखिए कि हमेशा V3 होगा। तो इसमें देखिए V3 कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो टोल्ड इसमें है, तो यही आंसर सही। सीधा कहानी खत्म, नो टेंशन, नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल टेंशन बेब। फिर आगे बढ़ते हैं, हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम। तो सबसे पहला चीज, जब एक्टिव पैसिव होता है तो उसमें टेंस का चेंज नहीं होता है। तो अगर यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, डिड पास्ट में बना दिया, यहाँ हैड ये भी पास्ट में बना दिया, पर यहाँ क्या है, हैव, और यहाँ भी हैज है, तो ये दोनों प्रेजेंट में है, मैच कर रहा है, और ये भी पास्ट में है क्योंकि ऑक्यूपाइड V2 है यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो जब ये दोनों प्रेजेंट में है तो यही होगा। अब ऐसे भी बना के देख लेते हैं कि हैव दे ऑक्यूपाइड द विला, तो इसका क्या होगा, हैव दे ऑक्यूपाइड द विला, तो आ जाएगा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या होगा। और दूसरा चीज क्या है, इंट्रोगेटिव में है, तो पहले इसी को लिखिए, द विला हैज, मान लेते हैं अगर ऐसे रहता, दे हैव ऑक्यूपाइड द विला, तो क्या लिखते हैं, द विला हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय देम।
ये लिखते ना। अब इसी को हैज को आगे ले आए, लिख दिए हैज द विला बीन occupied बाय देम। सिंपल, कोई टेंशन है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि इरेनस, तो स्पेलिंग तो भाई जितना ज़्यादा आप याद कर सकते हैं कीजिए, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका लिखिए इरेनियस का यही स्पेलिंग होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर यार फिर तुम क्रैश मत करना प्लीज। फिर क्रैश किया क्या? Why this mouse is not working? हाँ, क्या बोल रहा है? Groups work together to create, select the most appropriate antonym of sink. Sink का मतलब ही होता है, क्या होता है भैया? Sink का मतलब होता है डूबना। तो डूबना का क्या होगा? क्रिएट नहीं, पैरेड नहीं, स्ट्रॉलिंग नहीं, डूबना का होगा क्या? फ्लोट। फ्लोट मतलब होता है तैरना। फ्लोट मतलब क्या होता है? तैरना। क्रिएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना। तो क्रिएट का मतलब हो गया बनाना। बनाना केला वाला नहीं। परेड का मतलब जो आर्मी वगैरह परेड करते हैं, मतलब एक रो में चलना। और स्टॉर्लिंग का मतलब होता है कि स्लोली और रिलैक्स वे में चलना, टू वॉक स्लोली इन रिलैक्स्ड वे। आगे बढ़ते हैं। द एंगल्स आर इक्वल कॉन्सिक्वेंटली द साइड आर इक्वल। इसमें कुछ है ना, जब एंगल इक्वल है तो कॉन्सिक्वेंटली मतलब साथ ही साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। साथ ही साइड अनइक्वल तो नहीं होगा ना। लाइक अ केक वॉक, इसका होगा इजी टास्क। लाइक अ केक वॉक इजी टास्क। इसमें कुछ और आगे तो बताने का है ही नहीं। एग्जाम्पल है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग, यार इतना गंदा हैंड राइटिंग हमारा नहीं, खूबसूरत है हमारा हैंड राइटिंग। आई वॉज एक्सपेक्टिंग द एग्जाम of CHSL would CHSL be a cake walk। यार स्पेलिंग बड़ा गलत हो रहा है, मतलब आगे बढ़ते हैं। यार फिर नहीं। आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परसुइंग लॉ। नहीं, प्लान टू परस्यू होता है। क्यों? क्योंकि बताते हैं। परसुइंग मतलब प्लान टू परस्यू जो होता है इन्फिनेटिव का काम करता है। टू के बाद जो V1 होता है वो इन्फिनेटिव का काम करता है, और यहाँ पे इन्फिनेटिव का ही जरूरत है। इसीलिए कंफ्यूजन को कोमोशन भी बोलते हैं। कंफ्यूजन को क्या बोलते हैं? कोमोशन। और सारे वर्ड का मतलब देख, स्टेगनेंट मतलब क्या होता है ना, जमा हुआ। जैसे बोलते हैं ना स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर यानी जमा हुआ पानी। पेरुजुअल, पेरुजुअल का मतलब क्या होगा? ध्यान पूर्वक पढ़ने की क्रिया, मतलब स्टडी केयरफुल्ली। इंट्रिपिडिटी का मतलब होता है ब्रेवरी। इंट्रिपिडिटी का मतलब ब्रेवरी, निर्भयता। कितना भारी वर्ड है, निर्भय, BHA, भयता। मतलब मेरा एक दोस्त का नाम है निर्भय, निर्भयता। आवर गेस्ट अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन। तो अराइव्ड जो है ये हो गया V2, यानी आ चुके हैं, सॉरी। और जबकि यहाँ पर लगेगा क्या? प्रेजेंट, SCNT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात हो रहा है, परफेक्ट टेंस का। पर यहाँ पे बना क्या दिया है? पास्ट बना दिया कि मेरे गेस्ट आ चुके थे। नहीं, यहाँ पे होगा
आ चुके हैं और जो क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं गार्डन में, तो हैव अराइव्ड होगा। फिर क्या है, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज टू टेक कवर एबव द टेबल। क्या माथे पे रख लोगे टेबल? नहीं, अंडर द टेबल होगा यार, अंडर द टेबल। टेबल के ऊपर जाओगे तो कवर कहाँ से होगे, सीधा सा बात है, तो यही गलत हो गया। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइनरी का तो ठीक है, हाइस्ट का होता है HEIST, हाइस्ट। बाकी क्रिंज और डिफर का पता ही है, दोनों सही है। दोनों का मतलब भी देख लेते हैं। क्रिंज, जो आजकल बहुत ज्यादा रील्स पे क्रिंज हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रिंज हो रहा है, मतलब एम्बेरस फील कराना। हाइस्ट का मतलब मनी हाइस्ट, मतलब चोरी। हाइस्ट का मतलब चोरी। और फाइनरी का मतलब एलिगेंट, जो एकदम ब्यूटीफुल हो, एलिगेंट। और डिफर का मतलब किसी चीज को डिले कर देना, डिफर का डिले ही हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑल आईज, आई एम वाचिंग यू विद ऑल आईज, मतलब किसी को बहुत ध्यान से देखना। तो वाचिंग विथ एंगर, गुस्से से नहीं। इंटरेस्ट, बिना कोई इंटरेस्ट के क्या, नहीं देखना। तो ईगरली देखना, बड़े ध्यानपूर्वक देखना। He was looking into his book for the last 2 hours but couldn't finish it. क्या होगा? लुकिंग इनटू नहीं, और 2 घंटे से ढूंढ रहा है बुक। तो ढूंढने के लिए बुक में घुसेगा नहीं भैया, खोजेगा। लुकिंग फॉर हिज बुक, लुकिंग फॉर। राम वाज इनटू किस में होता है ना, रिवर वगैरह में। डाइविंग इनटू रिवर, इन सब में होता है। पूल वगैरह में, रिवर में, पूल में, या सी में, या लेक में, इन सब चीजों में होता है इनटू का यूज। बट बुक के लिए फॉर का यूज। राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज विजनरी लीडरशिप। विजनरी का मतलब क्या होता है? जो दूरदर्शी होता है, दूरदर्शी। जो दूर का मतलब चीज को प्रिडिक्ट कर लेता है, तो वो होते हैं विजनरी लीडर। इमेजनरी मतलब काल्पनिक, पनिक। मैजिकल, जादुई। तो जादुई तो थे, पर वो मूवीज में अच्छा लगता है, पर राम जी असल में दूरदर्शी थे। और ब्रॉड मतलब जिसका माइंड सेट बहुत ज्यादा ओपन हो। रिड्यूस का मतलब होता है कट डाउन, किसी भी चीज में कटौती करना। रिड्यूस का भी मतलब होता है कमी करना। तो कमी करो या फिर कटौती करो भैया, बतवा तो सेम है। तो क्या बोल रहा है, पिंटू को एडवाइस दिया गया कि वो स्मोकिंग को जो है ना थोड़ा रिड्यूस करे, और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी थोड़ा कम करें अगर आप कर रहे हैं तो। और नहीं कर रहे हैं तो कीजिएगा ट्राई कभी। लाइफ में सब कुछ ट्राई करना चाहिए यार। एंटोनिम रेबेलियन का, रेबेलियन मतलब क्या होता है? विद्रोही, विद्रोही। तो विद्रोही का क्या होगा? लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब क्या होता है? लॉयल्टी बड़ा कॉमन टर्म है यार, आजकल सब लोग यूज करते हैं। बॉयफ्रेंड हमारे लॉयल नहीं है। अरे लॉयल्टी मतलब क्या है बताएं? लॉयल्टी से लॉयल ही याद हो गया है, मतलब जो धोखा ना दे। अपराइजिंग मतलब रिवॉल्ट ही होता है। सिडेशन मतलब नहीं पता, सिडेशन मतलब क्या होगा? राजद्रोह, राजद्रोह। अटॉल, अलॉटमेंट मतलब अलॉट करना, जैसे सीट अलॉट किया जाता है एग्जाम में, तो वो अलॉटमेंट हो गया। एंटोनिम ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कंप्लेंट का क्या होता है? शिकायत। तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है बहुत अच्छे से देखभाल किया, देखभाल करना बहुत अच्छे से। कोर्डियलिटी का मतलब, कंप्लेंट का मतलब तो हो गया शिकायत, कोर्डियलिटी का मतलब हो गया सिंसियर अफेक्शन। तो ये तो सेम हो गया, हॉस्पिटैलिटी और कोर्डियलिटी सेम बात हो गया।
बहुत अच्छे से प्यार करना। wrathful का मतलब हो जाता है क्या, प्रकोप, एंगर, एंगर। पर यहाँ पर कोल्डनेस होगा। कोल्डनेस मतलब कोल्डनेस का मतलब होता है जो ऐसा बिहेवियर ना कि वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बेकार बिहेवियर, उदासीन, मतलब अच्छे से पेश ना आना, तो वही होगा हॉस्पिटैलिटी है। 20 नंबर में आते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज किया गया। तो सबसे पहले एडवर्ब तो यहाँ है, एलवाई और एलवाई, ये होते हैं एडवर्ब। अब अच्छे से कहाँ यूज किया गया, ही डन हिज वर्क रेगुलरली, नहीं, डन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भी3 है, तो रेगुलर कर रहा है, और यहाँ डन भी3 मतलब कर चुका है, नहीं, ही डज हिज वर्क, ही वो करता है अपने काम को केयरफुली, तो इसीलिए यहाँ पे होगा। 21 नंबर आप पैसेज में आ रहे हैं। डिजिटल इंडिया कैन बी प्राइम फोर्स, क्या है, डिजिटल इंडिया एक अच्छा फोर्स बना हुआ है किसके लिए, एंड मेकिंग रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, क्या है, सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी टू बी फर्मली, कैसा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी फर्मली एम्बेडेड होना चाहिए। एम्बेडेड मतलब किसी के साथ, मतलब अटैच्ड, एम्बेडेड का मतलब अटैच्ड, तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल निभा रही है। into government something that digital India project list as one of the foremost objective embedding technology। देखिए यहाँ पे आंसर भी दे दिया, यहाँ पे embedded हो, embedding technology into governments, क्या होगा, तीसरा नंबर प्रोसेस। गवर्नमेंट ऑफिस में तो टेक्नोलॉजी नहीं, डिटेल में भी नहीं, और हायरार्की में भी नहीं, प्रोसेस में टेक्नोलॉजी को एम्बेड किया जाएगा। आ गया, विल डू 3 थिंग्स, 3 काम करेगा एम्बेडिंग, अगर टेक्नोलॉजी को एम्बेड करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देगा गवर्नमेंट को और ट्रांसपेरेंट बना देगा और एफिशिएंट बना देगा, और सिटीजन्स के लाइफ को भी स्पेशली क्या कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा, जो नीचे लेवल के हैं, और बॉटम ऑफ द प्रोवर्बियल पिरामिड और हमारे इकोनॉमी को एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव बना देगा। एक 2014 का मैकेंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट प्रेडिक्ट करता है कि लार्ज स्केल, क्या लार्ज स्केल एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जब लार्ज स्केल पे जब लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो क्या होगा, इंडिया का जो है बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के एक्सेलरेट करने का। तो ये हो गया 20 सीजीएल का एक पेपर। अब दूसरा पेपर हम लोग करेंगे कब का, सेकेंड शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का 1 दिसंबर 2022 का। अभी के लिए इसको यहीं पे खत्म कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर